एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में सियासत की जो उठापटक चल रही है और कल जो सुपर संडे देखने को मिला जिसमें अजित पवार एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और डेप्यूटी मुख्यमंत्री का पद उन्होंने ग्रहण कर लिया। साथ ही अपने विधायकों में से 9 मंत्रियों की शपथ भी उन्होंने दिलवा दी। इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है एनसीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्या चव्हाण। विद्या चव्हाण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी विद्या चव्हाण जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कल महाराष्ट्र की राजनीति का जो सुपर संडे हुआ, इसको देखते हुए अब महाराष्ट्र में कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है? मैं महाराष्ट्र में सिर्फ पवार साहब के साथ हूँ और महाराष्ट्र की जनता में बड़े पैमाने में पवार साहब के साथ ही होगी, क्योंकि खास करके नौजवानों में, महिलाओं में, किसानों में पवार साहब के लिए जो आदरयुक्त प्रेम है वो और किसी नेता के लिए नहीं आपको महाराष्ट्र में दिखने को मिलेगा, क्योंकि पवार साहब को पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश पिछले 50 सालों से जानता है। उन्होंने जो काम किया है, उसका काम करने का जो तरीका है, कोई भी आम आदमी भी पवार साहब से कभी भी मिलने जा सकता है। उसका जो भी काम होगा वो तुरंत करने के लिए पवार साहब हमेशा तत्पर रहते हैं और इसीलिए पवार साहब को ये महाराष्ट्र में हमें अगर कोई ये कहेगा कि पवार साहब को जो कोई दूसरा रिप्लेस कर सकता है तो ये नहीं है। पवार साहब की भले ही एज की उम्र है, लेकिन उनका जज्बा जो है किसी युवा के से कम नहीं है। वो आज भी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में घूमते हैं। आपको मालूम है पवार साहब का एक व्यक्तित्व ऐसा है कि पूरे देश में उनको आज एक मान सम्मान इसलिए मिल रहा है क्योंकि मोदी जी के खिलाफ लड़ने वाला एक ही नेता है और वो है शरद पवार। और आज जो विपक्ष पूरे देश में इकट्ठा हो रहा है उसमें पवार साहब का बड़ा अहम रोल है। आपको मालूम है कल ये सब जो उठक पटक हुआ उसके बाद पवार साहब को सब नेताओं के, हर एक राज्य के नेताओं से फोन आए कि भाई ये सब क्या चल रहा है, कैसे हुआ है, हम सब लोग आपके साथ हैं। यानी पवार साहब का कर्ज जो है वो पूरा देश में एक बड़ा कर्ज है और पवार साहब ये करना चाहते हैं कि लोगों में हमेशा रहना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। और हमारे देश में आज जो संविधान कुचला जा रहा है, जो सर्वधर्म समभाव है वो कुचला जा रहा है। पिछले 9 साल में पूरा देश मोदी जी ने बेचने को शुरू किया है और ये सब आपको मालूम है आम आदमी जो है वो परेशान है। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर का दाम जो 400 रुपया तो हुआ 1200 रुपया हो गया है। किसान परेशान है, सब लोग परेशान है और इसमें लोगों को ये चाहता है बदलाव होना चाहिए और वो बदलाव करने की क्षमता सारे पार्टियां अगर एक साथ आते हैं। आपको मालूम है बीच में राहुल गांधी जी ने भी एक बहुत बड़ी पदयात्रा निकाली थी जिसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता और उसमें से एक देश में जागरूकता हो गई कि भाई सब लोगों ने साथ आना चाहिए और मिलके मोदी जी को हराना चाहिए। और 2024 में अगले साल जो लोकसभा का चुनाव है उसमें मुझे लगता है कि मोदी जी को हराने के लिए सब जो एक साथ जुटे हैं उसमें पवार साहब का एक अहम रोल है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी जो राजनीति गरमा गई है उसमें से अजित दादा पवार ने अलग जाने का जो सोचा है इससे महाराष्ट्र की जनता बहुत दुखी है, कार्यकर्ता बहुत। जी विद्या चव्हाण जी, कहीं न कहीं शरद पवार जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में उनके करीबी भी नहीं जानते हैं। ऐसे में अजित पवार जी का बीजेपी में शामिल होना ये शरद पवार जी के लिए कितना बड़ा झटका है या फिर एक सोची समझी साजिश है? कल आपने पवार साहब का जो इंटरव्यू सारे चैनलों में दिखाया था उसमें पवार साहब ने ये जिक्र किया
उनकी गिनती में उनके साथ 58 विधायक थे। और जब पवार साहब बाहर प्रदेश में गए थे, उसके बाद आने के बाद उनके साथ से 6 विधायक रह गए थे। लेकिन पवार साहब जरा भी डगमगाए नहीं। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमना शुरू किया और नेक्स्ट चुनाव में पवार साहब को 69 सीट्स मिली जो उन्हें छोड़ के चले गए थे, उनको हार का सामना करना था। तो ये टाइम भी पवार साहब ने यही चेतावनी दी है कि मैं आज भी घूम सकता हूँ, आज भी पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश घूमकर मैंने लोगों को इकट्ठा लाने का, क्योंकि पवार साहब का विश्वास जनता के ऊपर और कार्यकर्ताओं के ऊपर, और बहुत सारे कार्यकर्ता जो यंगस्टर्स है वो पवार साहब के साथ है, महिलाएं खास करके पवार साहब के साथ है, और किसान भी पवार साहब के साथ है। और हम सब लोगों ने अगर तय किया कि हम महाराष्ट्र को मिलेंगे, तो मुझे लगता है जो राष्ट्रवादी को छोड़ के जो विधायक चले गए हैं उनको कल पछताना पड़ेगा। जी, विद्या चव्हाण जी, क्या शरद पवार जी ने किसी प्लान के तहत अजित पवार जी को बीजेपी में शामिल करने के लिए कहा है, या ये कहीं न कहीं अजित पवार जी का अपना खुद का फैसला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग, कुछ पत्रकार इस तरह के अफवाह फैलाते हैं कि पवार साहब ने कहा होगा कि दादा को वहां जाइए और कुछ कीजिए, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरह से मोदी सरकार विरोधियों को परेशान करने के लिए, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स की रेड हो, इसके माध्यम से पुलिस दल का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करना। आपको मालूम है नवाब भाई हमारे आज भी जेल में है, अनिल देशमुख की ईडी के लिए 13 महीने जेल में थे, अपने संजय राउत सामना के एडिटर और खासदार शिवसेना के, उनको भी जेल में जाना पड़ा था। तो ये अगर हमारे साथ आओगे तो हम आपके सब गुनाह माफ कर, और हमारे साथ नहीं आओगे तो अगर आप गुनहगार नहीं है तो भी हम आपको गुनहगार बनाएंगे और आपको जेल में डालेंगे। और आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो आज शिंदे गुट के और शिवसेना के जो विधायक और खासदार वगैरह गए हैं, उन सब के पीछे कुछ न कुछ इनकम टैक्स भ्रष्टाचार के मामले हैं। लेकिन जो कोई उनको शरण जाएगा, अमित शाह जी के शरण में जाएगा, उसको एकदम क्लीन चिट मिल जाए। ये एक जिन्होंने लॉन्ड्री खोली है जिसमें लोग जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो मुझे लगता है राष्ट्रवादी के कई लोगों के ऊपर फिर से इल्जाम लगाए गए थे। हसन मुशर्रफ साहब के ऊपर था, फिर बहुत सारे लोगों के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि 8-10 महीने भला जेल में जाने से तो अच्छा है भाजपा में जाके हम लोग फिर से वापस आ जाएंगे। ऐसा अगर उन्होंने सोचा होगा तो मुझे लगता है हो सकता है ऐसा। लेकिन इसके लिए कुछ पवार साहब ने प्लान किया है और अजित दादा वो निभा रहे, इस तरह से इसका कोई मीनिंग निकालना ये गलत बात जी। विद्या चव्हाण जी, शरद पवार जी ने एक बयान दिया था कि रोटी अगर वक्त रहते नहीं पलटेंगे तो जल जाएगी। इसी बयान को अब कैसे देखा जाए? क्या रोटी जल गई या पलट गई वक्त रहते? वो जब राष्ट्रवादी के जो जितने भी पदाधिकारी है उनको एक बार एक पद दिया जाता, अभी मुझे महिला अध्यक्ष का पद दिया है या जयंत पाटिल जी को अध्यक्ष पद दिया है या और किसी को कोई पद दिया है, तो उसको 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद उसको बदली करना चाहिए, किसी यंगस्टर को वहां पर लाना चाहिए। यानी आखिरी घुमाना, ये जो पवार साहब बार बार बोलते हैं कि वो रोटी जल जाएगी, तो इसी का मतलब ये है कि भाई सबको समान संधि देना चाहिए। हर एक कार्यकर्ता की ये उम्मीद होती है कि मैं भी किसी बड़े पद पे बैठूं, मैं भी पार्टी के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम करूं। तो पवार साहब का कहने का मतलब था कि बाकरी फिरोगी पाएंगे, यानी दूसरे को भी ये करना चाहिए, बाकरी जल्दी नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से पवार साहब के मन में कुछ बदलाव हुए और उन्होंने खुद, जो आपको मालूम है कि लोकमान्य सांगति ये उनका जो बुक प्रकाशित हुआ, उस बुक के प्रकाशन के वक्त पवार साहब ने खुद कह दिया कि मैं अध्यक्ष पद पे नहीं रहूंगा। तो लोगों में
कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी, बहुत सारे लोग रोए कि आप ऐसा मत करो, भले आप किसी दूसरे को कार्याध्यक्ष नियुक्त करो, लेकिन आप हमें उस पद पे चाहिए। लेकिन पवार साहब ने ये 2 दिन से ये कह दिया था कि मैं ये पद पे नहीं रहूंगा। उसके बाद उन्होंने हमारी नेता सुप्रिया सुले जो खासदार है, जिन्होंने सभागृह में, आपको मालूम है अभी 4थी बार वो खासदार है, 3 टर्म उनके हो चुके हैं, संसद रत्न का उन्हें पुरस्कार मिला है, बहुत अच्छा काम उनका संसद सभागृह में है। फिर प्रफुल्ल पटेल जी को भी उन्होंने आधे देश की जिम्मेदारी, कई राज्यों की जिम्मेदारी दी थी और उनको कहा था कि आप लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए, लोगों के लिए काम करो, हमारी पार्टी फैलाने का काम करो, और ये जिम्मेदारी उन्होंने उनको सौंपी थी। तो ऐसे कई लोगों के ऊपर पवार साहब जिम्मेदारियां सौंपते हैं, उनको मौका देते हैं कि वो अच्छा काम करके दिखाए, और कई लोग इसमें बहुत अच्छा सक्सेसफुल होते हैं, अच्छा काम पार्टी के लिए, लोगों के लिए करना उनको अच्छा लगता है। लेकिन राष्ट्रवादी के पास कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा जाल है कि हर एक को ऐसा लगता है कि मुझे भी कोई पद मिलना चाहिए, मुझे किसी पद पे बैठना चाहिए। कितने लोगों को लगता है मेरे नगर सेवक होना चाहिए, आमदार होना चाहिए, मिनिस्टर होना चाहिए, और ये मौका पवार साहब देते हैं। आप भी अब देखेंगे, जयंत पाटिल जी हो, अजीत दादा हो, राजेश टोपे जी हो, दिलीप वळसे पाटिल जी हो, ऐसे सब लोग जब यंगस्टर थे तो पवार साहब ने तब उनको, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब उनको मौका दिया था पहली बार मिनिस्टर बनने का, और इन्होंने अच्छा काम करके दिखाया। यानी नौजवानों को मौका देना, उनको काम करने के लिए सही पोर्टफोलियो देना, ये पवार साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और ऐसे कई लोगों को उन्होंने सिखाया। जी विद्या चौहान जी, आपने कहा हर आदमी की एक महत्वाकांक्षा होती है, हर आदमी को उम्मीद रहती है कि उनको कुछ न कुछ एक अच्छा पद मिले, लेकिन जैसे आपने बताया सुप्रिया सुले को 3 राज्य को, प्रफुल्ल पटेल को 5 राज्य की जिम्मेदारी थी, लेकिन कहीं न कहीं अजीत पवार जी को नजरअंदाज कर दिया था। तो ऐसे में प्रफुल्ल पटेल भी उनकी पार्टी छोड़ करके कहीं न कहीं शरद पवार जी का साथ छोड़ करके अजीत पवार जी के साथ मिलकर बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या नजरअंदाज जो किया गया था तो उसका ही खामियाजा एनसीपी को भुगतना पड़ा है? नहीं, ऐसा कई पत्रकारों ने ऐसा गलत मतलब निकाला है कि सुप्रिया सुले को, प्रफुल्ल भाई को कार्याध्यक्ष ऑल इंडिया का बनाने के बाद अजीत दादा नाराज थे, लेकिन ये सरासर गलत बात है। अजीत दादा जब पहली बार खुल के आए थे तब एमपी बने थे, खासदार बने थे, लेकिन अजीत दादा को दिल्ली का कामकाज, संसद सभाओं का कामकाज इतना अच्छा नहीं लगा जितना वो कंफर्टेबल महाराष्ट्र में, उनकी बोली भाषा मराठी है, वो ग्रासरूट के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए। अजीत दादा बहुत अच्छे काम करने वाले, प्रशासन के ऊपर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, और अजीत दादा का जो काम है वो कार्यकर्ताओं, जैसे पवार साहब का काम करने का तरीका है, उसी तरह अजीत दादा भी सुबह 7 बजे से 6:30 बजे से काम करते हैं, रात को 12 बजे तक वो लोगों के लिए काम करते रहते हैं। तो ये गुण उनका पवार साहब के यहाँ से ही उन्होंने सीखा है, और वो हमेशा करते रहते। तो उनको महाराष्ट्र में ही वो इंटरेस्टेड थे कि मैं आज उसको मुख्यमंत्री बनूंगा। मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी की सत्ता अगर आती और राष्ट्रवादी कांग्रेस की ज्यादा शीर्ष आती तो अजीत दादा को ये मौका अच्छी तरह से मिल सकता था, लेकिन अजीत दादा ने जल्दबाजी की और अजीत दादा वहां पर गए हैं। अभी हम तो उनको शुभकामनाएं देंगे, और क्या दे सकते। जी विद्या चौहान जी, आपसे मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है, एनसीपी पार्टी अब किसकी, शरद पवार जी की या अजीत पवार जी की? क्यों कहीं कि अजीत पवार भी दावा कर रहे हैं जो चीजें सिंधिया गुट ने करी थी वो ये इन्होंने भी करी है, तो कहीं कि एनसीपी उनकी हुई क्योंकि ज्यादा विधायक और खास जो एमपीज वगैरह है वो उनके साथ हैं। ज्यादा विधायक उनके पास है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन ये ज्यादा विधायक कितने दिन रहेंगे, कितने विधायक वहां पर रहेंगे? आपको मालूम है खासदार अमर कोले जी कल उधर थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, मैं इधर ही रहूंगा, तो वो वापस आएंगे। और हिंगोली के एक आमदार है वो भी वापस आएंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आ जाएंगे तो बहुत सारे विधायकों को ये एहसास हो जाएगा कि भाई हम लोग पवार साहब के साथ छोड़ने के लोगों को, हमारे मतदान को ये अच्छा नहीं लगा है, और हो सकता है वो वापस आए। अगर वो उधर चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतने की उनकी संभावना बहुत कम है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत
अभी आपको मालूम है कल से वो बाहर ही है, करार गए थे यशवंतराव चौहान जी के यहाँ पर जाके उन्होंने नतमस्तक होके वो आए हैं। अभी भी वो लोगों का बहुत रास्ते में उनका इतना स्वागत हो रहा है कि हम आपके साथ हैं। लोग ये कहने पे जुटे हुए कि हम आपके साथ हैं। तो ये पवार साहब को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरे महाराष्ट्र में ये रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये और 1-2 महीने के बाद आप देखोगे तो पवार साहब की शक्ति दुगनी तिगनी चौगुनी हो जाएगी। और ये जो अभी गए हैं विधायक होते हम लोग 40 है चाहे वो सब हो, लेकिन पवार साहब अकेले इनके ऊपर भारी है क्योंकि जनता पवार साहब के साथ। जी विद्या चौहान जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि 13 तारीख को महागठबंधन विपक्ष का जो होने वाला था उसकी बैठक बेंगलोर में आयोजित की थी शरद पवार जी ने, उसको कहीं न कहीं अब मौसम का हवाला देते हुए टाल दिया गया और 17 से 18 तारीख के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो ऐसे में क्या आप अजित पवार के जाने के बाद में और एनसीपी की टूट के बाद क्या ऐसा होगा कि विपक्षी एकता में जो एक शरद पवार जी की पहले जो एक पकड़ थी या जो उनकी बातों को जो एक तरीके से देखा जाए तो दिशा देने का जो काम जो करते थे या फिर लोग जो मानते थे वो आगे भी उनकी बात को सुनेंगे और मानेंगे विपक्षी दल सारे दूसरे जो हैं? नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगले महीने में वो फिर से सब दलों के नेता मिलने वाले हैं और मुझे लगता है पवार साहब जरूर जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पवार साहब एक देश के एक लोकप्रिय और बड़ी प्रतिभा है, उनके ऐसे नेता है और उनको उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। उनके विधायक कितने चले गए, पार्टी टूट गई, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मैं याद दिलाऊंगी कि शिवसेना का भी 1 साल पहले इसी तरह से हालत खराब थी, लेकिन शिवसेना का उत्तरदायित्व आदित्य ठाकरे जी ने बहुत अच्छी तरह से निभाया। वो पूरे महाराष्ट्र भर घूमे, आदित्य ठाकरे घूमे, उद्धव जी घूमे, बहुत सारी सभाएं ली, महाविकास आघाड़ी की कई सभाएं हुई और उसमें उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि हम ही सच्चे शिव सैनिक है और शिवसेना हमारी है जो बालासाहेब भले ही शिंदे कितना भी बोले। उसी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी भले ही विधायक कम हो, लेकिन पवार साहब जहाँ पर है उनका पलड़ा भारी रहेगा और पवार साहब ये प्रूव करके दिखाएंगे। पवार साहब के साथ पूरी नौजवानों की फौज है, सब लोग हैं, महाराष्ट्र की जनता है और मुझे लगता है ये अगले 2-4 महीने में ही पवार साहब ये साबित कर देंगे कि उनका वजन महाराष्ट्र में जरा भी कम नहीं। जी विजय चौहान जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।